आज मैं अपनी बेटी का मन पसंदीदा खाना बना रही हूँ, पर अफसोस इसे खाने के लिए मेरा बेटा नहीं है। अगर वो यहाँ होता तो सब अकेले ही खा लेता। फिर भी कहता है कि माँ और नहीं है क्या? काश कि मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे ऐसे इस बड़े से घर में अकेले ना रहना पड़ता। बूढ़ी कांता उस घर में एकदम अकेली रहती थी और इसलिए उसे आज बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था, जिससे वो बिना खाए दूसरे कमरे में सोने चली जाती है। और तभी थोड़ी देर में ही किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, जिससे बूढ़ी कांता उठ जाती है। अरे ये क्या? ये कोई बहन था या सच में किसी चीज के गिरने की आवाज आई? कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा? नहीं नहीं, शायद किसी बिल्ली ने कुछ गिरा दिया होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए। अरे अरे, ये क्या? तुम कौन हो और तुम्हें इतनी चोट कैसी लगी? माताजी, आप कृपया करके मेरी मदद करें। मैं बहुत बड़े संकट में हूँ। कुछ लोग मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे बचा लीजिए और बस थोड़ी देर इस घर में रहने दीजिए। उन लोगों के जाने के बाद मैं खुद चला जाऊंगा इस घर से। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, पर तुम चलो मेरे साथ इस कमरे में चलो। तुम्हें तो बहुत चोट आई है। आओ, मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ। नहीं माताजी, मुझे मलहम की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस मुझे थोड़ी देर के लिए इस घर में रहने दीजिए। मेरे लिए बस वही काफी है। देखो बेटा, तुम्हें जितनी देर रहना है तुम रह सकते हो, पर मलहम तो तुम्हें लगानी ही पड़ेगी। तुम्हें इतनी चोट आई है और तुम हो कि नखरे दिखा रहे हो। अब सीधी तरह से मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगी, समझे? अरे नहीं नहीं माताजी, बाहर मत कीजिए। मैं आता हूँ मलहम लगाने। उसके बाद कांता उस आदमी को अपने कमरे में ले जाती है और मलहम लगाने लगती है। और तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे ये क्या? लगता है कोई आया है। तुम यही रहना बेटा, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। नहीं माताजी, आप मत जाइए। जरूर वही लोग आए होंगे जो मुझे मारना चाहते हैं। आप यहीं रहिए। पर बेटा, अगर मैं जाऊंगी नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा और वो किसी तरह अंदर आ जाएंगे। इसलिए मुझे जाने दो और तुम चिंता मत करो, बस आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, पर कुछ नहीं, मैं देख कर आती हूँ। हे भगवान, लगता है आज मैं पकड़ा जाऊंगा। अभी बाहर खड़े लोग बता देंगे कि मैं एक ठग हूं और ये माताजी मुझे उन लोगों के हवाले कर देंगी। आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। लगता है आज मैं नहीं बच पाऊंगा। हो सके तो बचा लेना भगवान, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता हूं। माफ कीजिएगा माताजी, आपको इस समय परेशान कर रहे हैं, पर क्या आपने किसी घायल आदमी को देखा है क्या? नहीं जी, मैंने तो किसी भी घायल आदमी को नहीं देखा, पर आप सब घायल आदमी को क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अरे क्या बताऊं माताजी, वो घायल आदमी जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कोई सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि एक माहिर ठग है, चतुर ठग। वो इस नाम से पूरे राज्य में प्रचलित है।
उसने तो महाराज को भी 2 बार ठगा है। इतनी मुश्किल से आज हमें वो मिला था, पर ये फूटी किस्मत वो बचकर निकल गया और अब मिल ही नहीं रहा है। अगर आपको कहीं भी वो मिलता है तो कृपया करके मुझे या गांव के किसी भी व्यक्ति को जरूर बताइएगा। तो क्या गांव में सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अरे हाँ हाँ माता जी, आपको नहीं पता क्या? उसने पूरे राज्य के नाक में दम करके रखा है। सभी उससे काफी परेशान हैं। और तो और महाराज ने भी उसे पकड़ने पर एक बड़ा इनाम रखा है। इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको कहीं दिखे तो हमें जरूर बताइएगा। हम इनाम आधा आधा बांट लेंगे। जी जी, मैं समझ गई। वो जैसे ही मुझे दिखता है मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। क्योंकि वो अभी घायल है तो ज्यादा दूर गया नहीं होगा। हम चाहे तो अभी भी उसे ढूंढ सकते हैं। आपने ऐसा क्यों किया माता जी? मैंने अब भला क्या कर दिया बेटा? अब आप इतनी भी भोली मत बनिए। मैंने चुपके से सारी बातें सुन ली, ये जानते हुए भी कि मैं एक ठग हूँ और मेरे सर पर बहुत बड़ा इनाम भी है। फिर भी आपने मुझे उनके हवाले क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि तुम ठग अपनी मर्जी से नहीं बने। तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी, तभी तुम ऐसे काम करने पर उतर आए हो। हर वो व्यक्ति जो गलत काम करता है उसकी कोई ना कोई वजह या मजबूरी होती ही है। तो क्या सच में आपने मुझे इसलिए बचाया? अगर सच कहूँ तो नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे अपने बेटे की तरह लगे। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। अगर ऐसी बात है तो आपका बेटा कहाँ है? मुझे खुशी होगी उसे देखकर जो मेरी तरह ही दिखता हो। माफ करना, पर तुम उसमें कभी नहीं मिल सकते क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत पहले ही मुझे और इस दुनिया को छोड़कर वो चला गया था। यह तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ माता जी, सुनकर बुरा लगा। अरे अरे, तुम वो सब छोड़ो और अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। मेरा नाम मनीष है और मैं एक बहुत ही माहिर ठग हूँ जिसने बहुतों को लूटा है, यहाँ तक कि महाराज को भी। और लोग मुझे चतुर ठग के नाम से जानते हैं। पर जैसा कि आपने मुझे कहा कि हर वो व्यक्ति जो गलत काम करता है उसकी कोई मजबूरी या वजह जरूर होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी ठग किसी खास वजह से ही बना हूँ। अच्छा, तो वो वजह क्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? जी माताजी, जरूर। वो वजह बस इतनी सी है कि मैं लोगों को इसलिए ठगता हूँ ताकि मैं अनाथ आश्रम को बचा सकूं। अनाथ आश्रम को बचा सकूं? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। असल में जो हमारे पूर्व महाराज थे, उन्होंने इस राज्य में कई सारे अनाथ आश्रम बनवाए थे ताकि सारे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सके। और इसलिए वो हर वर्ष हर अनाथ आश्रम में दान भी करते थे। पर उनके हटने के बाद जो नए महाराज बने, यानी उनके बेटे, उन्होंने उस अनाथ आश्रम में दान करना छोड़ दिया। अब वह अनाथ आश्रम में ध्यान ही नहीं देते हैं और इसलिए इस राज्य के सारे अनाथ आश्रम बंद होने वाले थे, क्योंकि इतने सारे बच्चों को पालने के लिए पैसे ही नहीं थे और लोग दान भी नहीं करते हैं। तो क्या इसीलिए तुमने ये ठग का काम शुरू किया ताकि तुम लुटा हुआ सारा धन अनाथ आश्रम में दान कर सको? जी माताजी, क्योंकि मैं भी अनाथ हूँ और मैं भी अनाथ आश्रम में ही पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ।
और चाहता हूँ कि इस राज्य में कभी भी अनाथ आश्रम बंद ना हो। नहीं तो पता नहीं उन बच्चों का क्या होगा जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वाह बेटा, मुझे खुशी है कि मैंने किसी गलत आदमी को नहीं बचाया। तुम्हारा तरीका भले ही खराब था, पर तुम दिल के बहुत ही अच्छे आदमी हो। हाँ माताजी, मुझे पता है कि मेरा तरीका ठीक नहीं, पर मैं और कर भी क्या सकता हूँ। अनाथ आश्रम को चलाने के लिए बहुत सारे धन चाहिए होते हैं, जिसे मैं अपनी मेहनत से कोई भी काम करके नहीं ला पाऊंगा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है जिससे तुम अनाथ आश्रम की मदद कर सकती हो। कुछ ऐसा काम भी है जिससे तुम अनाथ आश्रम को बिना कोई गलत काम किए भी बचा सकते हो। क्या आप सच कह रही हैं माताजी? अगर ऐसा है तो मैं वो जरूर करना पसंद करूंगा। आप केवल रास्ता बताइए। रास्ता बस यही है कि तुम्हें किसी बहुत ही बड़े और अमीर लोगों से मिलकर अनाथ आश्रम को बचाने के लिए मनाना होगा। थोड़ा कठिन होगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने बड़े राज्य में कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति जरूर होगा जो अमीर भी हो और दूसरों की मदद भी करता हो। और दूसरा रास्ता ये है कि तुम्हें पूरे राज्य में प्रचार करना होगा और लोगों को प्रेरित करना होगा ताकि सभी लोग कुछ न कुछ दान अवश्य करें। मैं आपकी बात समझ गया माताजी। आपने जो कहा मैं वो जरूर करूंगा, और अगर ऐसा हो गया तो मैं ये ठग का काम भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अब मैं चलता हूँ। रुको पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हारे गांव भी नहीं भरे हैं। कुछ दिन यही इसी घर में रुक जाओ। मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर तुम कुछ दिन यहाँ रहोगे। अरे नहीं नहीं माताजी, अब मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा? मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। दिन भर मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे अकेलापन महसूस ही नहीं होगा और मुझे अच्छा लगेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है माताजी, मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाता हूँ। उसके बाद मनीष कांता के साथ रहने लगता है। और उन दोनों के बीच बहुत सी बातें भी हुई और दोनों ही बहुत खुश थे। पर कुछ दिन बाद मनीष के जाने का समय आ गया। अच्छा ठीक है माताजी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने घर में रहने दिया और मुझे उन गांव वालों से भी बचाया। अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। अगर तुम थोड़े और दिन रुक जाते तो बहुत ही अच्छा होता बेटा। मुझे पता है कि मेरे जाने से अब बहुत ही अकेली हो जाएंगे, बस समझने की कोशिश कीजिए माताजी। मेरा अभी इस समय जाना बहुत आवश्यक है। मुझे अनाथ आश्रम के लिए जो हो सके वो करना है, क्योंकि अब मैं ठग का काम और नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए जैसा आपने कहा मैं ठीक वैसा ही करने वाला हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही आपके लिए खुशखबरी लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारे आने की प्रतीक्षा रहेगी। जल्द ही खुशखबरी लेकर आना। जी जरूर। उसके बाद मनीष वहां से चला जाता है और बेचारी कांता फिर से अकेली हो जाती है और मनीष के वापस आने का इंतजार करने लगती है। कुछ दिन, महीने, यहाँ तक कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी मनीष नहीं आता। ये क्या मनीष बेटा, अब तो पूरे 1 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी तू नहीं आया।
क्या अभी तक तूने अपना काम नहीं किया या फिर इस बूढ़ी को भूल गया? काश कि तू एक बार मुझसे मिलने आ जाता तो बहुत ही खुशी होती मुझे। कांता ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई मिलती है। ये क्या, कोई दरवाजा खटखटा रहा है? लगता है मनीष ही आया होगा। मुझे पता था कि मनीष मुझसे मिलने जरूर आएगा। जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती हूँ। उसके बाद कांता दरवाजा तो खोलती है, पर बाहर मनीष की जगह कोई और ही होता है। प्रणाम माताजी। प्रणाम बेटा, पर तुम तीनों हो कौन और ये संदूक लेकर यहाँ क्यों आए हो? कोई काम था क्या? जी माताजी, असल में हम तीनों एक व्यापारी हैं जो जगह जगह भ्रमण करके अपना कारोबार करते हैं और अभी इस राज्य में आए हैं और हमें कहीं ठहरने की जगह नहीं मिल रही। क्या आप केवल आज के लिए हमें अपने घर पर रहने देंगी? बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अरे इसमें मेहरबानी क्या, तुम तीनों बहुत ही दूर से आए हो और थके हुए भी लग रहे हो। तुम तीनों यहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो और मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। मुझे भी खुशी होगी अगर कोई मेरे साथ मेरे घर में मेरा अकेलापन दूर करने के लिए रहता हो। क्या आप सच कह रही हैं माताजी? आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ रहने की अनुमति दी। हाँ हाँ, अब अंदर भी आओ या बाहर ही पूरी रात चित करते रहोगे? जी चलो भाइयों, अंदर चलते हैं। ये लो बेटा, आराम से भोजन करो और जो चाहिए बेझिझक होकर मांगना और इसे अपना ही घर समझना, ठीक है? जी ठीक है माताजी। वैसे तुम लोगों ने इस संदूक के बारे में नहीं बताया, इसमें क्या है? इस संदूक में तो हमारे पिता के वर्षों से जमा की हुई पूंजी है जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से कमाई थी। सबसे बड़ा बेटा अनुज, ये मझला बेटा मदन और ये सबसे छोटा बेटा लाला है। हमें ये संदूक पिताजी मरने से पहले अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने हमें ये संदूक दे दी थी और कहा था कि आधा आधा बांट लेना। तो तुम तीनों इसे ऐसे लेकर क्यों घूम रहे हो? अभी तक बंटवारा नहीं किया? अरे नहीं माताजी, हमने तो पहले बंटवारे की सोची थी, पर इससे हमारे बीच दूरियां बढ़ जाती और ऐसा हम तीनों नहीं चाहते। हाँ माताजी, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि हम तीनों इस धन से अपना एक कारोबार शुरू करेंगे जिससे हम तीनों की बराबर हिस्सेदारी होगी। इसमें हम साथ साथ काम कर पाएंगे। ये तो बहुत ही उत्तम सोच है तुम तीनों की। मुझे खुशी हुई देखकर कि तुम तीनों भाइयों में इतना प्रेम है। वो सब ठीक है माताजी, पर हम अभी सोच नहीं पा रहे कि कौन सा कारोबार शुरू करें जिसमें लाभ ज्यादा है। इसलिए हम तीनों अलग अलग रास्ते जा जाकर अनुभव लेना चाहते हैं और फिर एक साथ निर्णय लेना चाहते हैं कि क्या कारोबार करें। ये तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है माताजी कि हम तीनों अलग अलग रास्ते जाएंगे तो इस संदूक का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि क्या है, धन ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों की नीयत खराब कर सकती है। अगर हम तीनों में से किसी एक ने यह संदूक रखा और उसकी नीयत खराब हो गई और संदूक लेकर भाग गया तो बाकी के दोनों का क्या होगा? बात तो तुम्हारी सही है बेटा, तो क्या सोचा है, क्या करना है? अब माताजी, अब तो एक ही रास्ता है कि ये संदूक किसी तीसरे को दे दिया जाए
जो भरोसेमंद हो, पर समझ नहीं आ रहा है कि किस पर भरोसा करें और ये संदूक किसे दें। देखो भाइयों, मुझे तो लगता है कि इस काम के लिए केवल एक ही व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है और जो भरोसेमंद भी है। क्या सच में भैया? अगर ऐसा है तो जल्दी हमें बताइए कि वो कौन है। अरे वो और कोई नहीं बल्कि माता जी हैं। पर बेटा मैं ही क्यों? मैं तो तुम सबको जानती भी नहीं हूँ और ना ही तुम सब मुझे जानते हो। किसी अनजान पर ऐसे भरोसा करना चाहिए क्या? मुझे पता है माता जी कि किसी अनजान पर ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए, पर आपने भी तो हम पर भरोसा किया है ना। हमें अंदर आने दिया, यहाँ रहने की जगह दी और यहाँ तक कि भोजन भी दिया, तो भला आपसे भरोसेमंद इंसान हमें और कहाँ मिलेगा जो इतनी अच्छी है। हाँ भैया, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। मुझे भी यही लगता है कि माता जी से भरोसेमंद इंसान हमें और कोई नहीं मिलेगा। पर बेटा पर कुछ नहीं माता जी, आप कृपया करके मना मत कीजिए, नहीं तो हम और कहाँ संदूक लेकर जाएंगे। ऐसे ही भटकते रहेंगे। अगर आप ये संदूक की जिम्मेदारी ले लेती हैं तो हमारे सर से बहुत बड़ी चिंता हट जाएगी। और वैसे भी अगर ये संदूक आपके पास रहेगी तो इसी बहाने हम आपसे भी मिलने आया करेंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इस संदूक की जिम्मेदारी लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ठीक है, अब फैसला हो गया। अब से ये संदूक माता जी के पास ही रहेगी और माता जी ये संदूक तब तक किसी को नहीं देंगी जब तक हम तीनों की मर्जी नहीं होगी, जब तक हम तीनों एक साथ यहाँ नहीं आते। ठीक है ना माता जी? तब तक आप ये संदूक हम तीनों में से किसी को मत दीजिएगा। ठीक है, मैं तब ही ये संदूक दूंगी जब तुम तीनों एक साथ इसे लेने आओगे और तुम तीनों की मर्जी होगी। उसके बाद सभी इसके लिए मान जाते हैं। और अगले ही दिन तीनों अलग अलग रास्ते चली जाती हैं। और इसके बाद उन तीनों में से कोई न कोई कांता के घर आता रहा, पर कभी भी तीनों एक साथ नहीं आए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब तीनों एक साथ कांता के घर आते हैं। अरे ये क्या? मुझे तो लगा तुम तीनों एक साथ कभी आओगे ही नहीं, पर आज तो तुम तीनों ही एक साथ आए हो। हमें एक साथ आना तो था माता जी, क्योंकि अब हमारा सफर समाप्त हुआ और अब हम संदूक को लेने ही आए हैं और इसी खुशी में ये आम भी लाए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुम लोगों ने। अब एक काम करो, अंदर कमरे में बैठो, मैं ये आम काट कर लाती हूँ तुम लोगों के लिए। जी ठीक है। चलो अच्छा हुआ भाइयों, आखिरकार हमारा सफर अब समाप्त हुआ। अब हम आराम से कारोबार खोल सकते हैं और इसकी वजह माता जी हैं। कारोबार खोलने पर सबसे पहले उन्हीं को मिठाई देंगे और उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों कराएंगे। ये बहुत ही बढ़िया युक्ति है भैया, क्या कहते हो लाला? वो सब तो ठीक है, पर माताजी कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर रही हैं आम काटने में। देर तो कर रही हैं। एक काम करता हूँ भैया, मैं जाकर आम लेकर आता हूँ और हाँ, मैं बाहर से आवाज लगाऊंगा, नहीं तो माताजी को लगेगा कि मैं ही सारे आम खा जाऊंगा। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो छोटे भाई। माताजी लाइए, मुझे वो संदूक दे दीजिए जिसमें धन है। ये तुम क्या बोल रहे हो लाला? हमारी तो पहले ही बात हुई थी ना कि मैं किसी को भी तीनों की सहमति के बिना
ये संदूक नहीं दूंगी। हाँ, तो हम तीनों की सहमति इसी में है कि ये संदूक मुझे मिले, ताकि मैं जाकर कारोबार के लिए दुकान का सामान खरीद सकूं। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं अभी उन्हें बुलवा सकता हूँ, ठीक है? हाँ, अगर वो दोनों कहते हैं तो ठीक है। अरे सुनते हो भैया, मैं ये ले लूं ना? अरे हाँ हाँ, ले लो। तो तुम दोनों ने पक्का कर लिया है ना बेटा? मैं इसे सच में दे दूं ना? अरे हाँ माताजी, दे दीजिए, हमने ही उसे लेने भेजा है। देखा माताजी, मैंने कहा था ना। अब लाइए, वो संदूक मुझे दे दीजिए। इस तरह लाला उन सभी को गुमराह करता है और वो संदूक बूढ़ी कांता से ले लेता है। और चला जाता है। अरे ये क्या माताजी, आप आम लेकर क्यों आई? लाला को भेजा तो था आम लेने के लिए, फिर आपने तकलीफ क्यों की? ये क्या कह रहे हो मदन बेटा? लाला तो संदूक लेने गया था, उसने आम का तो कुछ कहा ही नहीं। संदूक लेने गया था? ये आप क्या कह रही हैं माताजी? पर उसने तो कहा था कि मैं आम लेने जा रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, पर माताजी, मैंने आपको कहा था ना कि आप किसी को तब तक संदूक नहीं देंगी जब तक हम तीनों की सहमति नहीं होगी। हाँ, पर तुम दोनों की सहमति तो थी ना? जब लाला ने आवाज लगाई तब तुम दोनों ने कहा कि हाँ ले लो। अरे वो तो हमने आम का कहा था कि आम ले लो लाला, वही तो लेने गया था, और आपने उसे आम की जगह संदूक दे दी। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे लगा तुम दोनों संदूक का बोल रहे हो। लाला ने ये ठीक नहीं किया, उसने हमारे साथ धोखा किया। धोखा तो आपने दिया है माताजी। मुझे तो लगता है कि आप दोनों मिले हुए हैं और आप दोनों ने ही मिलकर संदूक को चुरा लिया है। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो बेटा? भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं। भैया, मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों ने हमारे पिता की जमा पूंजी को धोखे से लिया है। इसके बदले हम इस बुढ़िया के घर को ही ले लेते हैं। सही कहा मदन, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुन बुढ़िया, आज से ये घर हम दोनों का है और तू आज के बाद यहाँ नहीं रहेगी। अब निकल जा यहाँ से, और आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। चली जा यहाँ से, जा। ऐसा कहते ही अनुज और मदन दोनों मिलकर बेचारी कांता को घर से निकाल देते हैं और कांता रोने लगती है। जिसके बाद वो महाराज के पास जाती है न्याय मांगने। जिसके बाद उन दोनों को भी बुलाया जाता है, लेकिन सारे सबूत कांता के खिलाफ होने की वजह से महाराज भी कांता को न्याय नहीं दिला पाते और बेचारी कांता जंगल में भटकने लगती है। भूखे प्यासे रोते हुए जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं जिसकी सजा तू मुझे दे रहा है? पहले तो मुझसे मेरा परिवार, मेरा बेटा छीन लिया और अब मुझसे ये घर भी छीन लिया। आखिर अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? अब तू ही कुछ कर प्रभु, मैं हाथ जोड़ती हूँ, को तो चमत्कार कर दे। कांता भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी मनीष वहां आ जाता है
अरे ये क्या माता जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप रो क्यों रही हैं? अरे मनीष बेटा, तू और यहाँ? अरे हाँ, आप भूल गई। मैंने कहा था ना कि अपना काम खत्म करने के बाद मैं खुशखबरी देने आऊंगा। तो देखिए, मैं आ गया। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और मुझे एक बहुत ही अमीर सेठ मिला जिसका दिल बहुत ही बड़ा था। उसने तो अपनी आधी जायदाद अनाथ आश्रम में दान दे दी और बहुत से लोग मिले जो मेरे इस काम में मेरी बहुत मदद की और मैंने लोगों को प्रेरित भी किया, जिसमें मुझे काफी समय लग गया। पर अब मुझे खुशी है कि मुझे अब ये ठग का काम नहीं करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है बेटा, मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई। वो सब तो ठीक है माताजी, पर मैं आपके घर गया था। वहां आपके जगह कोई और लोग थे और कह रहे थे कि यह घर आपका नहीं है। मैंने आपको कितनी मुश्किल से ढूंढा है माताजी, और आप मुझे यहाँ मिली। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? आप मुझे बताएंगी कि मेरे जाने के बाद आपके साथ क्या हुआ था? मनीष के पूछने से कांता पूरी बात विस्तार से मनीष को बता देती है। प्रणाम माताजी, में हम तीनों एक व्यापारी हैं। हमें कहीं ठहरने की जगह नहीं मिल रही। क्या आप केवल आज के लिए हमें अपने घर पर रहने देंगी? आप कृपया करके मना मत कीजिए, नहीं तो हम और कहाँ संदूक लेकर जाएंगे। ऐसे ही भटकते रहेंगे। अगर आप ये संदूक की जिम्मेदारी ले लेती हैं तो हमारे सर से बहुत बड़ी चिंता हट जाएगी। अब फैसला हो गया, अब से ये संदूक माता जी के पास ही रहेगी और माता जी ये संदूक तब तक किसी को नहीं देंगी जब तक हम तीनों की मर्जी नहीं होगी, जब तक हम तीनों एक साथ यहाँ नहीं आते। ठीक है ना माता जी? माता जी लाइए, मुझे वो संदूक दे दीजिए जिसमें धन है। अरे सुनते हो भैया, मैं ये ले लूं ना? माता जी, मुझे तो लगता है कि आप दोनों मिले हुए हैं और आप दोनों ने ही मिलकर संदूक को चुरा लिया है। अच्छा, तो यह बात है। उन तीनों ने मिलकर आपको ठगा है। मैं उन तीनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं बेटा, उन तीनों ने नहीं, सिर्फ लाला ने धोखे से ये सब किया। बाकी उन दोनों बेचारों की तो इसमें कोई गलती नहीं है। अरे माता जी, आप बहुत ही भोली हैं। आपको पता नहीं है ठग क्या होते हैं और कैसे लोगों को ठगते हैं। आप जिस संदूक की बात कर रही हैं उसमें असल में कोई धन था ही नहीं। ये सब उनकी सोची समझी चाल थी, बस आपको फंसाकर आपका घर हथियाने के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो मनीष बेटा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक ठग हूँ। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों ने आपको ठगा है, पर उन्हें नहीं पता कि इस दुनिया में कितने भी बड़े और चालाक ठग क्यों ना हो, चतुर ठग से बड़ा और चालाक ठग कोई है ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए माता जी, मैं आपको न्याय दिलाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद कांता को न्याय दिलाने के लिए मनीष मंत्री जी के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगता है और एक योजना बनाता है। तुम्हें पूरा विश्वास तो है ना, क्योंकि तुम जो बता रहे हो वो सच है। हालांकि मुझे भी उन पर शक तो हुआ था कि जरूर वो तीनों मिले हुए हैं। जी मंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है। तो ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। उसके बाद मनीष की बनाई युक्ति के अनुसार फिर से उन दोनों को राज दरबार बुलाया गया और इस बार बूढ़ी को बूढ़ी का घर दिला दिया गया। बदले में उन दोनों को एक आलीशान घर दिया गया और जुर्माने के तौर पर बहुत सारा धन भी दिया गया।
अरे वाह भैया वाह, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। आपने उस बुढ़िया को मूर्ख बनाकर उसके घर को हड़पने की युक्ति बनाई, पर देखिए उस बुढ़िया के घर की जगह हमें यह आलीशान घर मिला और इतने सारे धन भी, जिसे हम जिंदगी भर ऐश कर सकेंगे। वो तो है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी लाला पीछे से आ जाता है। तुम दोनों ऐसे अकेले अकेले ऐश नहीं कर सकते हो। ये मत भूलो कि मैंने सबसे ज्यादा जोखिम काम उठाया है और तुम दोनों अकेले अकेले ही ऐश कर रहे हो और मुझे छुप छुप के रहना पड़ रहा है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अरे भाई, तू यहाँ क्यों आया है? किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा, पर तू अभी यहाँ से जा और जब तक हम ना कहें तू यहाँ पर मत आना, ठीक है ना? ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला तो मैं महाराज को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। उसके बाद लाला वहाँ से जा ही रहा था कि अचानक से सैनिक के साथ मंत्री मनीष और कांता बाहर आ जाती है, जो छुप छुप कर उनकी बातें सुन रहे थे। ये क्या मंत्री जी, आप और माता जी, आप दोनों यहाँ इस वक्त? हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम तीनों ठग हो और कांता देवी को ठग रहे हो, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं था। पर मनीष की युक्ति की वजह से आज तुम तीनों पकड़े गए। इसने ठीक कहा था कि अगर मैं तुम दोनों को इतना सारा धन और घर दूंगा तो जलन के कारण लाला अपना हिस्सा मांगने जरूर आएगा, और हुआ भी ऐसा। सैनिकों, पकड़ लो इन तीनों ठगों को और कारागार में डाल दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने हमारी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे भी खुशी हुई कि मैंने इन्हें न्याय दिला पाया, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे तुमने इनकी इतनी मदद की, तुम इनके हो कौन? मैं इनका बेटा हूँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं आजकल कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है। तो अब से अपनी माँ का ध्यान रखना, नहीं तो फिर से कोई ठग ना ले इन्हें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी, मैं ध्यान रखूंगा। मनीष बेटा, क्या हुआ माँ? मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? कभी भी नहीं, वादा करता हूँ। अब चलें, हमारे घर वापस चलें। इसके बाद मनीष कांता के साथ ही रहने लगा, उनका बेटा बनके, और ठग का काम उसने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और खुशी खुशी उस घर में रहने लगा। और उस दिन के बाद से चतुर ठग का नामो निशान मिट गया।